नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ वन इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृतिका। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे लखनऊ से, जहां भारतीय जनता पार्टी के कोर कमेटी की आज बैठक होनी है, जिसमें निकाय चुनाव के दूसरे चरण के प्रत्याशियों पर चर्चा की जाएगी कि आखिर किस किस को टिकट दिया जाए, किसको टिकट ना दिया जाए। साथ ही आपको बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह कल दिल्ली भी जाएंगे। राष्ट्रीय नेतृत्व से वो मुलाकात करेंगे। कल राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात के बाद प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की जाएगी। वहीं आपको बता दें कि अयोध्या नगर निगम महापौर सीट पर भी कहीं ना कहीं विवाद चल रहा है और इस विवाद पर भी चर्चा कल इस दौरान हो सकती है। बैठक में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहेंगे। 23 अप्रैल तक नामों का ऐलान भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। तो आपको बता दें कि कल राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात करेंगे और उसके बाद में प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया जाएगा। दूसरे चरण के लिए ये प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया जा रहा है। हालांकि फिलहाल इस पर मंथन चल रहा है। बैठक में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी शामिल होंगे। 23 अप्रैल तक नामों का ऐलान भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता एसके वाजपेयी जुड़ गए। इसके क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में? जल्दी ही भारतीय जनता पार्टी दूसरे चरण के प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर सकती है, हालांकि उससे पहले चर्चा। बिल्कुल निश्चित तौर पर लगातार भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश स्तर पर प्रत्याशियों को लेकर मंथन जारी है। इसमें जो बड़ी नगर पालिका परिषद है, नगर पंचायतें हैं, उनको लेकर ये मंथन हो रहा है। क्योंकि आज बीजेपी कोर कमेटी की बैठक होनी है। उस कमेटी की बैठक में इन सभी नामों को रखा जाएगा, क्योंकि 3-3 नामों का पैनल आया था और उस पैनल पर निर्णय पूरा हो चुका है। आज कोर कमेटी की बैठक पर फाइनल निर्णय होगा, जिसमें 7 मेयर भी शामिल हैं, क्योंकि ये दूसरे चरण में आते हैं। अगर हम इस दूसरे चरण की बात करें तो इसमें कई बड़े जिले शामिल हैं, जैसे चाहे वो अयोध्या हो, मेरठ हो, गाजियाबाद, बरेली, अलीगढ़, शाहजहांपुर, कानपुर जैसे नगर निगम शामिल हैं, जिन पर आज फाइनल सूची पर मोहर लगेगी। 95 नगर पालिका परिषद भी है और 268 नगर पंचायतें भी हैं, जिनमें आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बैठक होगी, जिसमें डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, उसके अलावा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह मौजूद रहेंगे। उसके बाद जब कोर कमेटी अपनी मोहर इन फाइनल नामों पर लगाएगी, उसके बाद भूपेंद्र चौधरी और धर्मपाल सिंह दिल्ली जाएंगे, जहां से जो केंद्रीय नेतृत्व है वो इन नामों को फाइनल करेगा। वहां से फाइनल अप्रूवल मिलने के बाद ये सूची जारी हो जाएगी। तो बहुत ज्यादा माना जा रहा है कि कल शाम से लेकर परसों सुबह तक ये सूची जारी कर दी जाएगी, क्योंकि 24 तारीख की अंतिम तिथि है, जिसमें दूसरे चरण के लिए नामांकन पूरा होना है। जी, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि अयोध्या की जो सीट है वो उस पर कहीं ना कहीं विवाद फंस रहा है इस वक्त। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर हम देखें तो जब भी उत्तर प्रदेश में नगरीय निकाय के चुनाव हुए हैं, चाहे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो या ना रही हो, हमेशा नगर निगम में बेहतर परफॉर्म करती रही है। जहां तक अयोध्या नगर निगम का सवाल है, सीधे तौर पर हम देखें तो भगवान राम की नगरी है और लगातार सभी का अटेंशन उस नगरी पर होता है। तो निश्चित है कि अयोध्या के प्रत्याशी को लेकर लगातार मंथन चल रहा है, क्योंकि कई प्रत्याशी मैदान में है, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं, साथ ही साथ लंबे समय से पार्टी के लिए काम करते रहे। तो पार्टी के लिए अयोध्या के प्रत्याशी को तय करना कहीं न कहीं टेढ़ी की जरूर है, जिसको लेकर मंथन लगातार जारी है। ठीक है, आप लगातार बने रहिए इसके आगे, और भी खबरों पर आपसे अपडेट्स और जानकारी लेंगे। और इसी के साथ चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर का रुख कर लेते हैं लखनऊ से, जहां पर बिना प्रदेश कमेटी के ही निकाय चुनावी मैदान में है समाजवादी पार्टी। रणनीति के तहत सपा ने प्रदेश कमेटी का गठन टाल दिया है। दावेदारों की नाराजगी से बचने के लिए इस गठन को टाल दिया गया है। 60 से ज्यादा जिलों में समाजवादी पार्टी ने जिला और महानगर अध्यक्षों को बदला है। निकाय चुनाव के नतीजों पर गठित होगी प्रदेश कमेटी। समाजवादी पार्टी प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने 2021 में प्रदेश कमेटी का गठन किया था। वहीं समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में कई प्रांतीय स्तर के नेता भी शामिल हो चुके हैं। तो अब ऐसे में कई नामों का ऐलान किया जा रहा है समाजवादी पार्टी के अंदर, लेकिन फिलहाल इस गठन को टाल दिया गया है।
अधिक जानकारी के साथ एसके वाजपेयी हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए फोन लाइन पर। एसके, क्या कुछ ताजा अपडेट है? क्या ये कहा जाए कि समाजवादी पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है? बिल्कुल निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी प्रदेश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है और कहीं न कहीं जो नगरीय निकाय के चुनाव होने हैं उसमें लगातार पार्टी कोशिश कर रही है कि बेहतर परफॉर्म किया जाए, जिसको लेकर लगातार मंथन का दौर जारी है। क्योंकि एक एक सीट पर कई कई दावेदार हैं, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी नेतृत्व की तरफ से कोई भी प्रदेश कार्यकारिणी का गठन नहीं किया गया है। बिना गठन के ही समाजवादी पार्टी इस नगरीय निकाय चुनाव में उतर रही है। सीधे तौर पर हम देखें तो समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम की तरफ से 2021 में प्रदेश कार्यकारिणी गठित की गई थी। क्योंकि उसके बाद राष्ट्रीय कार्यकारिणी गठित हुई और कई ऐसे पदाधिकारी जो कि प्रदेश कार्यकारिणी में थे वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल हो गए। हालांकि उसके बाद से ये पद लगातार खाली चल रहे हैं क्योंकि नई कमेटी गठित भी नहीं है और रणनीति के तहत समाजवादी पार्टी इसको गठित करने से बच रही है, क्योंकि समाजवादी पार्टी नहीं चाहती कि निकाय चुनाव में टिकटों के बंटवारे को लेकर अगर कोई विवाद होता है तो उसके आरोप प्रदेश कार्यकारिणी पर हो और उसका असर 2024 के लोकसभा चुनाव पर पड़े। यही एक वजह है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से बिना प्रदेश कार्यकारिणी के ही इस नगरीय निकाय चुनाव को फतेह करने की कोशिश की जा रही है और ये भी देखा जाएगा कि कैसी परफॉर्मेंस नगरीय निकाय चुनाव में आती है, उसी के आधार पर ही प्रदेश कार्यकारिणी का गठन होगा। हालांकि समाजवादी पार्टी ज्यादातर प्रत्याशियों को फाइनल कर चुकी है और करीब 60 से ज्यादा जिले ऐसे हैं जहां पर जिला कार्यकारिणियों को बदला जा चुका है। लेकिन बिना प्रदेश कार्यकारिणी के ही समाजवादी पार्टी निकाय चुनाव के मैदान में है। अब देखना है किस तरीके की परफॉर्मेंस इस चुनाव में समाजवादी पार्टी करती है। जी एसके, क्या ये माना जाए कि लोकसभा चुनावों से पहले ही कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा समाजवादी पार्टी के अंदर? बिल्कुल निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी कोशिश करेगी कि लोकसभा चुनाव से पहले ही प्रदेश कार्यकारिणी गठित हो जाए और उससे पहले जो नगरीय निकाय चुनाव हो रहे हैं वो बिना कार्यकारिणी के कराए जाएं, ताकि कोई भी आक्षेप या कोई भी आरोप समाजवादी पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी पर न हो, क्योंकि कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी का फोकस 2024 का चुनाव है। उसके पहले एक तरीके का सेमीफाइनल है जो समाजवादी पार्टी चाहती है कि अपने नेताओं के बल पर ही इसको जीता जाए, लेकिन बिना प्रदेश कार्यकारिणी के, ताकि कोई आरोप या गुस्सा नाराजगी कार्यकर्ताओं के मन में, पदाधिकारियों के मन में प्रदेश कार्यकारिणी के लिए ना हो। लेकिन टिकट बंटवारे को लेकर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के कई नेताओं की नाराजगी की भी खबरें इस बीच सामने आई हैं। बिल्कुल निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी के नेताओं के नाराजगी की खबरें हैं और क्योंकि एक एक सीट पर कई कई दावेदार हैं और समाजवादी पार्टी में सभी को समायोजित कर पाना कहीं न कहीं टेढ़ी खीर जरूर है, जिसको लेकर सपा में लगातार मंथन चल रहा है। जो स्क्रीनिंग कमेटी है वो लगातार देख रही है कि जो जिताऊ प्रत्याशी हो, जातीय क्षेत्रीय समीकरण भी रखते हो, राजनीतिक समीकरण में भी फिट बैठते हो, ऐसे प्रत्याशियों को मैदान में उतारा जाए। हालांकि इसका कितना फायदा होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी कोशिश जरूर कर रही है कि बीजेपी के ऑप्शन में जिस तरीके की परफॉर्मेंस 2022 के विधानसभा चुनाव में हुई थी, कुछ उसी तरीके की परफॉर्मेंस इस नगरीय निकाय चुनाव में भी दिखाई जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और अपडेट्स देने के लिए एसके। और चलिए एक बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। आज अदा की जाएगी जुमे की नमाज। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां मस्जिदों में नमाज को लेकर विशेष तैयारियां हैं। जुमे की नमाज को लेकर पुलिस प्रशासन भी अलर्ट है। सरकार की गाइडलाइन के अनुसार नमाज पढ़ने के आदेश जारी किए गए। 24 संवेदनशील जिलों में सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम है। इसके अलावा 132 कंपनी पीएससी, 10 कंपनी सीएपीएफ की तैनाती की गई है। वहीं उपद्रवियों पर पुलिस नकेल कसती हुई कहीं न कहीं नजर आएगी। और बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए अगली खबर का रुख करते हैं लखनऊ से, जहां पर आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिविल सेवा दिवस की शुभकामनाएं प्रदेशवासियों को दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट जारी करते हुए ये संदेश दिया है और कहा कि सभी कर्तव्यनिष्ठ एवं प्रतिबद्ध सिविल कार्मिकों को सिविल सेवा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही मुख्यमंत्री ने ट्वीट के दौरान लिखा कि आत्मनिर्भर नए उत्तर प्रदेश के निर्माण के संकल्प की सिद्धि में आप सभी की महत्वपूर्ण भूमिका है। पूर्ण समर्पण के साथ लोक सेवा के मार्ग पर आप सभी निरंतर गतिमान रहें, यही कामना है। तो ये पूरा ट्वीट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया गया।
और अगली खबर का रुख कर लेते हैं लखनऊ से। जुमा और अलविदा की नमाज को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम इस वक्त पूरे प्रदेश भर में नजर आ रहे हैं। आज नमाज स्थलों के आसपास ड्रोन और सीसीटीवी के जरिए निगरानी की जाएगी। साथ ही धर्मगुरुओं के साथ भी पुलिस ने संवाद किया है कि किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना हो पाए। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 29,000 से ज्यादा मस्जिदों में आज ये नमाज पढ़ी जानी है। अलविदा की ये नमाज है क्योंकि रमजान का महीना चल रहा था और आज ये माह जो है वो खत्म हो रहा है। प्रदेश भर में 2,933 संवेदनशील स्थान है जिनको चिन्हित किया गया है। 849 जोन और 2,460 सेक्टर में पुलिस को तैनात नजर आएगी। मुख्यालय स्तर से 249 कंपनी पीएससी बल की तैनाती की गई है। इसके अलावा 3 कंपनी एसडीआरएफ, 5 कंपनी केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की भी तैनाती की गई है। 7,000 दारोगा सहित पुलिसकर्मियों की तैनाती आज की गई है। पुलिस मुख्यालय में बने कंट्रोल रूम में बड़े अफसर लगातार निगरानी करते हुए नजर आएंगे, जिससे कि पूरे प्रदेश भर में कहीं से भी किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना हो पाए। इसको लेकर के पूरी निगरानी आज पूरे उत्तर प्रदेश में की जाएगी क्योंकि रमजान का महीना चल रहा था वो आज खत्म हो रहा है और साथ ही आज तो अलविदा की नमाज और जुम्मे की नमाज आज दोनों ही अदा की जाएंगी। तो पूरे उत्तर प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अश्विनी सुख हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी द्विवेदी, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में? बिल्कुल, आज जुमे की नमाज अलविदा की नमाज होना है और उसको लेकर के पुलिस प्रशासन एकदम सख्त हो चुका है, मुस्तैद हो चुका है। पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें तो पूरे उत्तर प्रदेश में 2900 से ज़्यादा जगहों को संवेदनशील जगह चिन्हित किया गया। साथ ही साथ पूरे उत्तर प्रदेश में 33,304 जगहों पर यानी कि मस्जिद या ईदगाह में नमाज पढ़ी जाएगी और वहाँ पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। जो संवेदनशील स्थान चिन्हित किए गए हैं वहाँ पर अतिरिक्त में पुलिस फोर्स तैनात किया गया। वहाँ पर विशेष तौर पर ड्रोन से निगरानी की जा रही। साथ ही साथ जो पुलिसकर्मी वहां तैनात किए गए हैं उनके बॉडी वार्म कैमरा भी लगाया गया। साथ ही साथ मस्जिद के आसपास जहां पर नमाज होनी है वहां पर सीसीटीवी कैमरा भी लगाया गया जिससे कहीं भी किसी भी तरह की चूक ना होने पाए। निश्चित तौर पर अगर बात करें तो पूरे उत्तर प्रदेश को 849 जोनों में और साथ ही साथ 2460 सेक्टर्स में डिवाइड किया गया और ये डिवाइडेशन जो है वो संवेदनशील और अति संवेदनशील इलाकों को भी इसमें सम्मिलित किया गया। साथ ही साथ बात करें तो पूरे उत्तर प्रदेश में 249 जो कंपनी है पीएससी तैनात की गई है। 7,000 ट्रेनिंग जो सब इंस्पेक्टर्स हैं उनको तैनात किया गया। इसके अलावा एसडीआरएफ तैनात की गई है। जो आरआरएफ है उसको भी लगाया गया है। इसके अलावा दंगा नियंत्रण जो पुलिस फोर्स प्रोडक्शन फोर्स होता है उसको भी लगाया। किसी भी तरीके से पुलिस महकमा है वो चूक नहीं करना चाहता क्योंकि 2 दिन पहले ही उत्तर प्रदेश के आज जो प्रमुख सचिव गृह हैं उन्होंने बैठक की थी जिसमें डीजीपी प्रमुख साथ ही साथ एडीजी एलओ मौजूद रहे थे और साफ तौर पर जिलों के कप्तानों को निर्देश दिया था कि अगर कहीं पर भी कोई छुटपुट घटना होती है तो सीधे तौर पर इसके जिम्मेदार जिले के कप्तान होंगे। साफ तौर पर जिले के कप्तानों को कहा गया था कि वो सड़कों पर जाकर के खुद मुआयना लें, जो लोग हैं उनसे बात करें, धर्मगुरुओं से बात करें कि किसी तरीके का उपद्रव न होने पाए। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए अश्विनी। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और अगली खबर का रुख कर लेते हैं बदायूं से, जहां पर 2 गाड़ियों की जोरदार टक्कर हुई और इस सड़क हादसे में एक की मौत हो गई, 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। मुजरिया थाना क्षेत्र के जियोरा पारबाला के पास ये हादसा हुआ है। फिलहाल सभी घायलों को तुरंत ही अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां पर उनका इलाज चल रहा है। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता पवन हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधा होने का रुख करते हैं। पवन, क्या कुछ ताजा अपडेट है? इस हादसे के पीछे आखिर वजह क्या बताई जा रही है? आपको जो तस्वीर दिखा रहा है एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहा है किस तरीका से जो है घटना हुई है। दोनों की जबरदस्त टक्कर हुई है। यहाँ पर बात की जाए पुलिस प्रशासन की, जैसे ही सूचना मिली है पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा है। कड़ी मशक्कत के बाद 1-1.5 घंटा लगा कड़ी मशक्कत के बाद और जो है एक जो है बॉडी थी वो निकाली गई। पूरा ये डैमेज था पूरा जिस तरीका से पूरा न्यूज पर इंडिया तस्वीर दिखा रही है कि हम और जो यहाँ पर भैया है पुलिसकर्मी से बात करेंगे। देखिए किस तरीका से थोड़ा एक तरफ तस्वीर दिखा रहा है किस तरीका से जो पूरे कपड़े सलो बने हुए हैं पूरा इधर एक तरफ दिखाना चाह रहा था किस तरीका जो मेहनत
व्यक्ति है। कितना विस्तारी से लायक है पुलिस प्रशासन यहाँ पर जो है थाना मुहैया से जल्दी सूचना मिली तुरंत पहुंचे। वही जो है चंद्रपाल सिंह ने फैसमान ये आए दिन जो सुर्खियों लेते हैं, जबरदस्त जो कहीं भी सूचना मिलती है तो पहुंचे। जैसे सूचना मिली तुरंत जो है पहुंचे हैं हमारे साथ बात करने के लिए। सर ये घटना लगभग कितने बजे की है सर? तो उसके समय आपको सूचना मिली थी? 5:45 बजे के आसपास की घटना है और उसी समय जो है कंट्रोल रूम को सूचना मिली कि मुजरिया कच्चा रोड से 2 कॉमन एक्सीडेंट हो गया है आमने सामने। इस सूचना पर मैं तत्काल मौके पर आया। ऐसे तो मुजरिया को मिला है, उसी मौके पर यहाँ पर आने के बाद में ट्रेन को बुलाने के लिए सूचना दी गई और कुछ देर बाद यहाँ पे ट्रेन भी आ गई। आप उनकी ट्रबल कंडीशन देख सकते हैं। इसमें 3 लोग घायल थे जिनको एम्बुलेंस ला करके हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया और एक डेड बॉडी यहाँ से रिकवर हुई है। वो डेड बॉडी को भी यहाँ से मौत के लिए भेज दिया गया है। और जो ट्रक मुजरिया की तरफ से कचरा की तरफ को जा रहा था उसमें से 1 लाख रुपए ये मिले। जो मौके पर ही अभी परिजनों उनके परिजन आ गए हैं, उनके परिजनों की सुपुर्दी में दी। सर क्या आयोजन एक्सीडेंट होता है, क्या वजह रहती है एक्सीडेंट की, क्या कारण? कोई वजह नहीं है, एक्सीडेंट की वजह नहीं होती है। रात में जब आदमी चलेगा मतलब रात में चलेगा झपकी आना एक स्वाभाविक की बात है। हो सकता है मैं समझता हूँ झपकी के कारण रहा होगा और तो कोई कारण रहा नहीं। सामने सामने की टक्कर तो झपकी के कारण ही होती है, लेकिन ये कहना बड़ा मुश्किल है। मैं इस बात को नहीं जस्टिफाई नहीं कर सकता हूँ झपकी कारण हुई है या किसी और वजह से हुआ है। मौके पर जो एक्सीडेंट हुआ है उसकी कंडीशन देख करके आपको लगना होगा कि जो एक्सीडेंट है वो बहुत ये देखिए पूरा तस्वीर दिखाकर न्यूज़ ब्रेक इंडिया एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहे किस तरीके से डैमेज हुए हैं दोनों गाड़ियां, किस तरीके से डैमेज हुई है ये भी तस्वीर दिखा रहे हैं। और ये जो है इसमें जेसीबी से क्या सहायता दी गई, उसी के जेसीबी के द्वारा 16 गाड़ियों को हटाया गया है। ये देखिए पूरा किस तरीके से डैमेज हुई गाड़ियां, पूरा गाड़ियां डैमेज है। मैं जो रेस्क्यू चला पुलिस प्रशासन की तरफ से यहाँ पूरा देखिए किस तरीके से जेसीबी है उससे कार्य किया जा रहा है। पूरा यहाँ के क्षेत्र में ग्रामीण भी है उनसे भैया लगभग क्या घटना है ये? चलिए ठीक है, ठीक ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए पवन। और इसी के साथ बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब संभल की, जहां पर समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क और समाजवादी पार्टी के विधायक नवाब इकबाल महमूद के बीच में लंबे समय से चल रही रार निकाय चुनाव में एक बार फिर से सामने आ गई है। मौजूदा विधायक नवाब इकबाल महमूद की पत्नी रुखसाना इकबाल को सपा हाईकमान ने संभल नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद का उम्मीदवार बनाया है। जाने से खफा होकर सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने अपना निर्दलीय उम्मीदवार मैदान में उतार दिया है। यही रही, समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने अपने निर्दलीय उम्मीदवार को जिताने के लिए सपा विधायक नवाब इकबाल महमूद के विरोध का खुला ऐलान भी कर दिया है। शफीकुर रहमान बर्क ने सपा हाईकमान पर तल्ख टिप्पणी भी की, कहा कि सपा विधायक नवाब इकबाल की पत्नी को पार्टी का उम्मीदवार बनाए जाने का खामियाजा समाजवादी पार्टी को आगामी लोकसभा चुनाव में उठाना पड़ सकता है। हम तो इलेक्शन को इस नजर से देखते हैं कि सच्चाई का और मतलब ये उसका इम्तिहान है। ये लोग अब तक जो चेयरमैन बने तो उसमें संभल के लिए कोई काम नहीं हुआ। संभल बिल्कुल आज भी नंगा है, सड़कें ठीक नहीं है, नालियाँ ठीक नहीं है, नाले ठीक नहीं है और यहाँ की बिजली पानी की हालत भी अच्छी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें चूँकि तवज्जो इसको सुधारने की और ठीक करने की, इसमें रौनक बढ़ाने के लिए नहीं की गई बल्कि खाने की बात की गई। तो लोगों ने इसको का गलत इस्तेमाल किया करके पैसा खुद खा गए और जो ठेकेदार थे उन्हें खिला दिया, कुछ औरों को खिला दिया। और इसी पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता मुजम्मिल दानिश इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए फोन लाइन पर। मुजम्मिल, क्या कुछ ताजा अपडेट है? एक तरह से देखा जाए तो संभल में अब समाजवादी पार्टी के विधायक और सांसद यही आमने सामने हो गए हैं। मैं आपको बता दूं कि लगातार जिस तरह से संभल, क्योंकि यह एक समाजवादी पार्टी का गढ़ है और यहाँ पर मुलायम सिंह से लेकर और रामगोपाल यहाँ पर प्रतिनिधि किया है, लेकिन जिस तरह से संभल में अब नगर पालिका चुनाव आया है उसके मद्देनजर संभल के सांसद और यहाँ के विधायक दोनों आमने सामने हो गए और दोनों में डब्ल्यू नजर आ रहा है। दरअसल जिस तरह से चाहे वो विधायक का चुनाव हो, चाहे वो
सांसद का चुनाव हो, तो इस बीच दोनों में इस तरह का बयानबाजी और लगातार तकरार रहती है, दोनों दो गुटों में बढ़ जाते हैं। लेकिन जिस तरह से अखिलेश यादव ने और यहाँ पर सदर विधायक इकबाल महमूद की पत्नी को टिकट दिया है, जिनका नाम रुखसाना है, और उनको टिकट देने के बाद तुरंत दूसरी तरफ जो खेमा है, जो कि संभल के सांसद डॉक्टर बर्क है, उन्होंने अपना एक निजी जो अपना एक प्रत्याशी उतार दिया है यासीन सैफी की पत्नी को। तो इस बीच कहीं ना कहीं जिस तरह से दोनों समाजवादी के बीच में जो आने वाले 2024 का चुनाव है, वो किस तरह से समाजवादी अपना जो उसका रिजल्ट ले सकती है, तो सीधी तौर पर आम जनता में क्या असर पड़ेगा, ये देखने की बात है। लेकिन दोनों लोग जिस तरह से अब दम और खम भर रहे हैं, चाहे वो यहाँ के सदर विधायक हो, चाहे वो सांसद हो, दोनों लोग अपनी जीत का एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए कोशिश कर रहे हैं कि एक दूसरे को अपना ही उनका प्रत्याशी जीते। लेकिन इधर जिस तरह से संभल सांसद डॉक्टर शफीक रहमान बर्क ने और उधर इकबाल महमूद ने कहा कि हमने जिन पहले प्रतिनिधियों को खड़ा किया है, उन्होंने लगातार नगर पालिका में भ्रष्टाचार किया है, ठेकेदारों से साठगांठ करने किया है, कोई विकास नहीं हुआ है। लेकिन अब देखना ये है कि जो प्रतिनिधि जीतता है वो किस तरह से यहाँ पर विकास करता है, किस तरह से यहाँ पर पहलू करता है। लेकिन फिलहाल निजी लड़ाई मानी जा रही है और समाजवादी पार्टी में कहीं ना कहीं संभल में ये सीधी तौर पर दरार दिखाई दे रही है। ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए दानिश। बिजनौर के गांव मुंडाला में उस समय मातम छा गया जब दो जनाजे एक साथ ईद से 2 दिन पहले ही घर पहुंचे। बता दें कि गांव मुंडाला के रहने वाले 2 युवक शिमला में वेल्डिंग का काम करते थे। तो वहीं बताया जा रहा है कि कल शिमला में भयंकर तूफान आया था, जिसमें दोनों युवक तूफान की चपेट में आ गए, जिससे मौके पर ही उनकी दर्दनाक मौत हो गई। जब इस हादसे की खबर मृतकों के परिजनों को मिली तो पूरे परिवार में मातम छा गया। मृतकों के परिजनों ने बताया कि दोनों बच्चे ईद पर घर जाने की तैयारी कर रहे थे, और लेकिन उससे पहले ही इनकी मौत हो गई। अगली खबर बुलंदशहर से है, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। चोरी की घटना में वांछित था 10,000 का इनामी बदमाश। पुलिस की गोली लगने से यह बदमाश घायल हो गया। वहीं आपको बता दें कि शातिर चोर फैजान उर्फ चुनमुन आरोपी के पास से तमंचा, कारतूस और बाइक भी बरामद की गई है। चुनमुन पर सिटी कोतवाली में करीब 1.5 दर्जन आपराधिक मामले दर्ज हैं। सिटी पुलिस की काली नदी पुल के पास से इस अपराधी को गिरफ्तार किया गया है। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब उन्नाव की, जहां पर लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर रफ्तार का कहर देखने को मिला। तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराई और इस हादसे में महिला की मौत हो गई। चालक और 1.5 साल का बच्चा इस हादसे में घायल हो गया है। वहीं आपको बता दें कि घायलों को तुरंत ही जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। बुलंदशहर के नगर पंचायत पहासू से समाजवादी पार्टी से टिकट मांग रहे मुजम्मिल खान का टिकट नहीं मिलने पर पार्टी के अध्यक्ष और समाजवादी पार्टी को बहुत ही अभद्र भाषा में गाली देने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में सिर पर लाल टोपी और चश्मा लगाए हुए गाली दे रहा है युवक मुजम्मिल खान बताया जा रहा है, जो कि पहासू नगर पंचायत से चेयरमैन पद के लिए समाजवादी पार्टी से टिकट मांग रहा था। सूत्रों के माने तो समाजवादी पार्टी ने मुजम्मिल खान को टिकट भी दे दिया है और ये वीडियो लखनऊ समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर का बताया जा रहा है। साथ ही वीडियो में टिकट मांग रहा युवक ये भी कहता नजर आ रहा है कि 2024 से पहले अखिलेश भी जेल चले जाएंगे। अगली खबर है सीतापुर से, जहां पर बार एसोसिएशन ने न्यायाधीश को एक पत्र लिखा है और न्यायाधीश को पत्र लिखकर न्याय की गुहार लगाई गई है। प्रभारी निरीक्षक कोतवाली शहर को हटाने की मांग कर रहे हैं। साथ ही अधिवक्ता को सुरक्षा देने की भी मांग की जा रही है। न्यायिक कार्य से विरत रहने का प्रस्ताव सीतापुर बार एसोसिएशन ने पास किया है। खबरों का सिलसिला न्यूज़ इंडिया पर यूं ही लगातार जारी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, बने रहिए हमारे साथ।